ये सेंसिंग मतलब हम किस तरह से सेंस करते हैं, एक विजन से, एक सुन के, एक टेस्ट करके, स्मेल करके और टच करके, है ना, करते हैं ना। यस सर। तो विजन मतलब देख के भी कर लेते हैं और सुन के भी कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारी जो छठी इंद्री जिसे कहते हैं ना, वो भी हमें इंटीमेट करती है कि यार कुछ गड़बड़ होने वाला है, समझ में आ रहा है। यस। तो जैसे कहा जाता है ना कि मेल की अपेक्षा फीमेल की सेंस करने की शक्ति ज़्यादा होती है, और ये नेचुरल है, ये दिया गया कुदरती रूप से। यदि अगर जो मेल है वो इतने जल्दी सेंस नहीं कर पाता खतरों को जितने जल्दी, किसी भी चीज़ को जितने जल्दी फीमेल कर लेती है, तो ये हमें कुदरत ने दिया हुआ है। और कई लोग क्या होते हैं ना कि देख के भी नहीं समझ पाते, लेकिन उनको दिख रहा है कि गलत है, फिर भी नहीं समझ पाते। तो इस सेंस करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। उसी तरह से रिमोट सेंसिंग में भी आपको अलग अलग मिलेगा। यदि अगर मैं वही डेटा मेघा को दे रहा हूँ तो मेघा उसको क्या कैसे इंटरप्रेट कर रही है, वही डेटा मैं यदि नेहा को दे रहा हूँ तो नेहा कैसे इंटरप्रिटेशन कर रही है। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे और क्वालिटी ऑफ सेंस पे कि आप उसको क्या समझते हो, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो। क्लियर। कुछ होता है टच करके, जैसे हम कहते हैं जो ब्लाइंड होते हैं उनकी टच करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रहती है, और उनकी सेंस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये डिपेंड करता है ना, कि आप किस तरह से उसको एक्चुअल में आइडेंटिफाई कर रहे हो कि क्या चीज़ है। टच करके आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो। यदि उसमें टेक्सचर होगा, टेक्सचर समझते हो, टेक्सचर नहीं समझते, लिखा हो, टेक्सचर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे मैंने इसको किया ना, अब मैंने इसका टेक्सचर देखे कि हाँ यहाँ पे ऊपर बटन है, नीचे है, तो दैट इज कॉल्ड टेक्सचर, है ना। और यदि कोई सिल्क होगा तो उसको लूंगा तो बहुत मखमल टाइप का, बहुत स्मूथ दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड टेक्सचर्स, है ना। तो आपने एमए ज्योग्राफी में वो नहीं पढ़ा, सॉइल टेक्सचर्स पढ़ा होगा ना। सॉइल टेक्सचर्स क्या होता है? सॉइल टेक्सचर उसमें वो कलर वगैरह आ जाता है। ओए, वो कलर भी आते हैं। सॉइल टेक्सचर में कलर कहाँ आते हैं? ठीक है। ज़्यादा गरबा कर लिया सॉइल कैसी है? हैं? सॉइल कैसी है? हाँ, सॉइल फॉर्मेशन क्या है, उसमें क्या क्या है ना। रेत के कण कितने हैं, है ना, ये सब चीजें, पार्टिकल्स कितने हैं, ये सारा टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, कलर्स नहीं। इसके बाद आता है हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, जैसे आप लोग गूगल अर्थ देखते हो, तो गूगल अर्थ में आप लोग क्या देखते हो? गूगल अर्थ में आप लोगों को रिमोट सेंसिंग डेटा तो मिलता नहीं, कोई बैंड्स तो मिलते नहीं। आप शेप देख के बता सकते हो कि ये प्लेग्राउंड है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड शेप। साइज से भी हम पता कर सकते हैं कि ये पानी की टंकी है या घर की टंकी है ना, दैट इज कॉल्ड शेप। कलर और टोन, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कलर और टोन से आप क्या आइडेंटिफाई करते हो? कलर टोन से आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शेडो, शेडो से तो बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाती है। पैटर्न, पैटर्न से भी आइडेंटिफाई होता है। यदि किसी कोई अपने घर में छोटा सा बगीचा लेके बैठा है तो दैट इज नॉट खेत, है ना। और यदि का वहाँ पे पैटर्न ऑफ बगीचे है तो हम उसको खेत कह सकते हैं। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड पैटर्न्स। साइज, रेजोल्यूशन, स्टेरियोस्कोपिक अपीयरेंसेस भी इसमें आता है। अब आते हैं ये, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट। ये सब लिख लो आप लोग, द ग्रीन पिगमेंट्स इन प्लांट्स रिफ्लेक्ट नियरली ऑल नियर इंफ्रारेड लाइट। ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम एनडीवीआई क्लासिफिकेशंस करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी ना? यस सर।
क्या मतलब हुआ इसका? मैंने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग बैंड का डेटा मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आरजीबी या आईआर बैंड या एनआईआर बैंड, है ना। तो इसमें क्या है, द ग्रीन पिगमेंट्स इन प्लांट रिफ्लेक्ट नियरली ऑल नियर इंफ्रारेड लाइट। मींस जो आईआर बैंड है, इंफ्रारेड बैंड है, ये पूरा पूरा क्या होता है, जहां पे आपकी हेल्दी लीव्स होती है वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, और जहां पे हेल्दी लीव्स होती है वहां पे आईआर बैंड तो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब इंफ्रारेड तो रिफ्लेक्ट होता है, बट एब्जॉर्ब क्या होता है, रेड बैंड। रेड बैंड की जो वैल्यूज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए कहीं भी यदि अगर आपको डार्क रेड मिले तो बहुत हेल्दी क्रॉप्स होगी, वो बहुत हेल्दी वेजिटेशन होगी। और जैसे जैसे आप रेड से स्कैटर्ड की तरफ बढ़ते जाएंगे, मतलब लाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, डार्क से लाइट की तरफ, वैसे वैसे आप अनहेल्दी वेजिटेशन की तरफ आते जाएंगे। क्लियर? इसलिए कहते हैं द मोर रेड द वेजिटेशन अपीयर्स द हेल्दियर। ये भी लिख लो, ये वैल्यूज आपको मिलेगी रिमोट सेंसिंग पे, जिससे आप लोग फाइंड आउट करोगे कि ये क्या चीज है। खिला हुआ वाइट मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टेंस पड़ता है उसका, जैसे सैंड वो रेत पड़ी होगी या कहीं कंक्रीट होगा तो उसमें वाइट आता है। अब इसको समझो, हमने डीप रेड का तो समझ लिया है ना, कि वो रेड को एब्जॉर्ब करेगा, आईआर को रिफ्लेक्ट करेगा। पिंक भी हमें समझ में आ गया, डार्क ग्रीन भी समझ में आ गया। अब ये जो समझ में आया वो क्या है, एक्चुअली क्या होता है, हमारे ऑर्बिट पे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और ये हर सैटेलाइट्स की अपना स्वाथ होता है और अपना पाथ होता है। पाथ का मतलब होता है जिस ट्रैक पे वो मूव करेगा, और स्वाथ का मतलब होता है जितना उसका फोकल लेंथ होगा, क्लियर, कितना फोकल एरिया होगा, क्योंकि हमारा भी एक स्वाथ होता है ना, जब कितना एरिया देख सकते हैं, उसी तरह से सैटेलाइट्स का भी, क्लियर। अब इसमें क्या होते हैं, दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिव सैटेलाइट और पैसिव सैटेलाइट्स, ठीक है, जो सन से अपनी एनर्जी लेते हैं और कोई सेल्फ अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक होता है जियो सिंक्रोनाइज और एक होता है सन सिंक्रोनाइज। जियो सिंक्रोनाइज मींस जो अर्थ के साथ साथ चलता है, मतलब वो एक ही एरिया पे फोकस लेके चलता है, और एक होता है वो अपनी जगह मूव करेगा और अर्थ अपनी जगह रोटेट करेगा तो पूरे जगह वो घूमता रहेगा। तो अब जब आप सैटेलाइट डेटा परचेस करने जाओगे तो आपको चीज वेरी करेगी। मान लो कि मेरे को डेटा चाहिए फरवरी का, है ना, और फरवरी डाला मैंने, फरवरी 1 से लेकर फरवरी 20 तक का मुझे डेटा चाहिए। क्यों चाहिए जनवरी फरवरी तक? क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट गेहूं की बुआई हो जाती है और गेहूं की थोड़ी सी फसल भी खड़ी हो जाती है, तो मुझे एग्रीकल्चर लैंड दिखने लगेगा, और पोस्ट मानसून के बाद का जो इम्पैक्ट होता है वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, जो ग्रीनरी होती है ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, और यदि कहीं मैदान में ग्रीनरी होगी तो दैट इज मूड ग्रासलैंड, और कहीं पे वैसी घास उगी होगी तो वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो मैं साइट पे गया, मैंने लिखा कि मुझे रिसोर्स सेट 2 का डेटा चाहिए, और वो ये पूछते हैं कि कौन से सीजन का डेटा चाहिए, तो मैंने लिखा 1 फरवरी से 20 फरवरी तक का मुझे डेटा चाहिए, और इसी साल का डेटा चाहिए, और इस सैटेलाइट का डेटा चाहिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो डेट मैंने डाली है उस दिन वो सैटेलाइट उस पोजीशन पे हो,
है ना। मान लीजिए मेरे को चाहिए विदिशा के किसी एक छोटे से गांव का या 10-20 क्लस्टर का डेटा चाहिए, हो सकता है सैटेलाइट उस टाइम वहाँ नहीं हो, तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि आप किसी दूसरी सैटेलाइट पे जाइए। उस दिन ये सैटेलाइट्स वहाँ पे थी, ठीक है, तो ये डेटा आपका RSC में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि आप किस सैटेलाइट्स का डेटा आपको चाहिए, ओके, समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे, क्या होता है जब सैटेलाइट्स से रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ जब जमीन पे आती है और जब जमीन पे नीचे पहुंचती है, तो नीचे पहुंचने से पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को तय करती है। जैसे आप लोगों ने रमन इक्वेशंस पढ़ी होगी, पढ़ी है रमन इक्वेशन, सब पढ़ी है, मुझे नहीं लाओ, सबने पढ़ी है कक्षा 10वीं में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं पढ़ी हो आप लोग। हाँ, यस सर, रमन इक्वेशन बिल्कुल पढ़ी है, और मेरे इंडिया का कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है इसमें रमन इक्वेशन ना हो, ये तो एकदम फैक्ट है। रमन इक्वेशन जो है दैट इज द बेसिक बेस ऑफ फिजिक्स। तो रमन इक्वेशन क्या कहता है, रमन इक्वेशन ये कहता है कि यदि अगर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो साइज है उससे बड़े, यदि अगर आपके एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं तो रेज उससे टकराएंगे और निकल जाएंगे, और यदि वो पार्टिकल्स उससे छोटे हैं तो रेज उसको पास करके निकल आएंगे। बट जब ये रेज पास करके जमीन तक आएगी तब तक वो इतनी मैच्योर नहीं होगी, मैच्योर रेज होगी, और इमैच्योर रेज बहुत सारी नीचे खत्म हो जाती है, और जो अच्छी रेज होती है, जो मैच्योर रेज होती है, वो जमीन तक आती है। अब जमीन पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बहुत सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे वाटर बॉडी जो रुका हुआ पानी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। जब वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा तो रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज कम आएंगी, यदि रिफ्लेक्टेंस वैल्यू कम जाएगी तो इट शोज एज ब्लैक और डार्क ब्लू कलर। क्लियर। अब आते हैं, यदि अगर आपका कंक्रीट है या सैंड है, या हम बोले कि नदी का बफर एरिया है, या नदी के रिवर बैंक्स जिसे कहा जाता है जहाँ रेत पड़ी रहती है, तो यदि अगर वही रेत पे टकरा रही है तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, रिफ्लेक्टेंस बहुत मैच्योर रिफ्लेक्टेंस जा रहा है तो व्हाइट कलर से दिखता है, ऐसा लगता था खिला हुआ है। क्लियर। वही आपके छत पे भी होगा, यदि घर की जो छत है उसको भी यदि आपने जिस हिसाब से डाला हुआ होगा तो रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज वही जाएगी। और यदि अगर आपकी रोड है, रोड यदि ब्लैक नहीं है, रोड यदि अगर आपकी कंक्रीट है तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो छत की मिलेगी और जो सैंड की मिलेगी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि मैं इसको छत डालूं, हैबिटेशन डालूं, रोड डालूं या सैंड डालूं, तो यहाँ पे आपको दूसरे क्लासिफिकेशन आपको करना है। क्लियर। इसके बाद आता है डार्क ग्रीन, ब्लैक ऑर्गेनिक ग्लोम और हाई सॉइल मॉइस्चर, और ये लाइट ग्रीन, लाइट सॉइल और शैलो टॉप सॉइल। कई बार क्या होता है आपने देखा होगा खेत में ना गुड़ाई की जाती है, इसे कहा जाता है खेत को जोत दिया, खेत को जोत के छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है जो नीचे की जो मॉइस्चर होता है मट्टी का वो ऊपर आ जाता है, और उस टाइम यदि अगर आप लोग हैं तो आपको ग्रीन दिखेगा। यदि डार्क ग्रीन दिख रहा है तो मतलब वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और लाइट दिख रहा है तो मॉइस्चर कंटेंट कम है और टॉप सॉइल आपको दिख रही है। क्लियर। इस तरह से हम इसके एनालिसिस करते हैं। ओके, ये सारा एनालिसिस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ पे ही डिपेंड करता है। ओके, ये यूजेस दिए हुए हैं रिमोट सेंसिंग के, तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है यूजिंग कलर इंफ्रारेड टू लुक एट द सोयाबीन फील्ड ओवर द ग्रोइंग सीजन। यहाँ पे देखिए जून में पूरा खाली पड़ा हुआ है, 8 जून तक थोड़ी सी आपको कैनोपी दिखने लगी है, अगस्त में बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है आपको, मतलब ये मैच्योर हो गया, बहुत अच्छी हरियाली दिखने लगी, और यहाँ पे इसकी कटाई होगी। ओके, तो ये आपको अलग अलग सीजन्स में डेटा देखा जाता है। ये IRS इमेज फ्री डेटा लीज 3 और लीज 4 का भी डेटा मिलता है। तो ये हमारी एक स्टडी है, हम लोगों ने एक स्टडी करी थी, उसका डेटा है। थोड़ा लैपटॉप नीचे करो। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये डेटा जब आप लेंगे तो आपको अलग अलग बैंड मिलेगा, मतलब RGB रेड ग्रीन ब्लू और IR रेड मिलेगा। इन बैंड को हमें ऊपर नीचे करना पड़ता है, मतलब हम क्या करते हैं 3 में 2 की वैल्यूज डालते हैं, 2 में 1 की वैल्यूज डालते हैं, जो भी आप करेंगे, तो इससे आपके कलर कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। यदि मैं 3 में मतलब रेड में ब्लू डाल देता हूँ, ब्लू में मैं रेड डाल देता हूँ, तो आपको कलर्स अलग दिखेंगे, और यदि मैं 1 2 3 रखूँगा तो आपको कलर्स अलग दिखेंगे, है ना। जैसे आप कोई फोटो भी खींचते हो तो फोटो में भी RGB चैनल्स होते हैं, यदि आप किसी एक चैनल को हटा दोगे तो आपकी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगी,
क्लियर? सेम चीज यहाँ पे भी होता है। आप जब डेटा परचेस करोगे तो डेटा आपको बैंड्स में मिलेगा, अलग अलग बैंड पे मिलेगा, और जब आप अलग अलग बैंड पे डेटा उठाओगे तो हर एक बैंड का डेटा आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। यदि हमने आर उठाया, रेड उठाया तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, ग्रीन उठाया तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, ब्लू उठाया तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, आईआर उठाया तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। मुझे कलर कब दिखेगा? जब मैं उस डेटा को मर्ज कर लूंगा, है ना, जब उस डेटा को स्टैक कर लूंगा तब मुझे वो कलर कॉम्बिनेशन दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारा कॉम्बिनेशंस है ये केवल कलर्स का खेल है। यदि कलर्स आपने सही चूज किए तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने लगेंगी। अब यहाँ जितनी भी आप मैजेंटा देख रहे हैं, जितना भी आप रेड में देख रहे हैं, सारा क्या है? हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें क्या है, जितना भी आप ये देख रहे हैं सारा क्या है? हेल्दी वेजिटेशन। जितना भी आप ब्लैक देख रहे हैं ये सब क्या है? वाटर बॉडी। और जो लाइट ग्रीन देख रहे हैं वो क्या है? टॉपसोइल। ठीक है, ये अब आपको समझ में आने लगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट चालू किया था तो उससे पहले का ये स्थिति है। तो इस स्थिति में यदि अगर आपको दिखाऊंगे तो यहाँ पे जितना भी आपको येलो कलर से दिख रहा है दैट इज द एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और जो आपको ऑफ येलो या इस कलर से दिख रहा है दैट इज द फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब समझते हैं? पड़ा दूंगी, जो एग्रीकल्चर लैंड तो है बट किसी कारण से एग्रीकल्चर नहीं होता। ठीक, इसके बाद ये जो आप डार्क ग्रीन देख रहे हैं दैट इज योर डेंस फॉरेस्ट एरिया। ठीक, और ये जो आप देख रहे हैं दैट इज योर ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब मालूम है? जंगल है बट वहां पे पेड़ नहीं। ठीक है, और ये क्या है? श्रब्स लैंड है जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं। ठीक, अब जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, ये कब का है? 2000 और 2001 का डेटा है। हमने 7 साल तक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया। 7 साल बाद हमने फिर से डेटा उठाया, 2007 और 2008 का डेटा लिया, तो यहाँ पे वाटर बॉडीज जनरेट हो गई, ठीक है, और यहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, यहाँ वाटर बॉडीज जनरेट हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट था एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज होने लगा। तो इस तरह से आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है जब हम डेटा परचेस करते हैं तो हमें डेटा खरीदने के बाद बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एनालिसिस करने से पहले। उस काम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा को मर्ज करना, है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है। इसके बाद कई बार क्या होता है हमें डेटा में करेक्शंस भी मिलते हैं, जो एरर्स मिलती है जिस एरर्स को हमें करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से कभी भी आपको अगर एररफुल डेटा मिले तो बेटर है कि आप उसको वापस करिए और करेक्ट डेटा लीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के एरर्स मैंने बताया था, एटमॉस्फेरिक एरर्स, रेडियोमेट्रिक एरर्स और ज्योमेट्रिक एरर्स। ठीक है, 3 टाइप के एरर होते हैं। पहला आता है एटमॉस्फेरिक एरर्स, जिसे हम एटमॉस्फेरिक करेक्शंस कहते हैं। एटमॉस्फेरिक करेक्शन द मेजर इशू इन द विजिबल और नियर इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग बिकॉज़ द परहैप्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑलवेज इन्फ्लुएंस द रेडियस ऑफ द ग्राउंड टू द सेंसर्स। ठीक है, ये तो छोड़ दो इक्वेशंस, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसमें जब यहाँ से सन से रिफ्लेक्टर्स नीचे आता है और जब यहाँ से रिटर्न जाता है तो हमारे यहाँ पे आयनोस्फीयर पे, स्फीयर पे बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इस कारण से भी हमें रिफ्लेक्टेंस सही से नहीं मिल पाता, तो जिसको हम एटमॉस्फेरिक एरर्स कहते हैं। ये देखिए, ये सारे के सेंसर्स हैं, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्रैक हुए और यहाँ पे हमें इमेच्योर मिले। कुछ जगह ये नीचे तक ही नहीं आते, ये यहीं से रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जगह रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें गलत इमेज भी मिलती है। ओके,
दैट इज योर एटमॉस्फेरिक करेक्शन। इस टाइप से आपको मिलेगा। कई बार आपने इमेज में देखा होगा बादल दिखता है, तो वो क्यों होता है? तो एटमॉस्फेरिक एरर्स क्या हाल आता है। तो हमें इसलिए कहा जाता है क्लाउड फ्री डेटा चाहिए, हमेशा क्लाउड फ्री डेटा की कोशिश करेंगे। कई बार आपको डेटा ऐसा हैजी मिलता है, तो आप उसको शार्प डेटा भी ले सकते हैं और शार्प भी आप कर सकते हैं। रेडियोमेट्रिक करेक्शंस, रेडियोमेट्रिक करेक्शंस में क्या होता है? जब डेटा कैप्चर किया जा रहा है आपके कियोस्क पे, सेंटेक्स से जब डेटा किसी भी रिसीविंग सेंटर पे कैप्चर किया जाता है, तो एक्चुअल में वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स होती है, उस पे कैप्चर किया जाता है। तो जब उसमें कैप्चर्स होता है तो हर एक पिक्सेल्स को एक वैल्यूज आती है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल नंबर्स। और जो डिजिटल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स कलर्स को कैरी करते हैं। तो हर नंबर से एक कलर्स होता है। जैसे कहते हैं ना 0 to 256, यदि अगर आपका 0 है तो वो डार्क एरिया होगा, 256 है तो ब्राइट की तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे। इसी तरह से कलर्स जो होते हैं, कलर्स आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और आप क्या कर रहे हैं? उस कलर से ही आप इंफॉर्मेशन को निकाल रहे हैं। यदि अगर मेजेंटा है तो ये वेजिटेशन है, ये है तो ये है, तो वही कलर्स इसमें आते हैं। कई बार क्या होता है? कलर्स प्रिंट नहीं हो पाते, किसी कारण से वो कलर्स प्रिंट नहीं हो पाते। कई बार वीक वेव्स आती हैं, कई बार सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो वो आपको सही से दिखता नहीं है। तो यदि वो सही से नहीं दिखता तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रिप दिख रही है ऐसी लंबी लंबी, ये उसका नतीजा है। तो इन स्ट्रिप्स को यहाँ पे फिल किया जाता है और ये तरीका बहुत गलत होता है। फिल कैसे करते हैं? ये जो स्ट्रिप है इसके आजू बाजू की वैल्यू को लेकर यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो जो गलत होता है। ओके, तो कभी भी कोशिश हमेशा ये करिए कि गलत डेटा मिल रहा है तो आप सही डेटा लीजिए। ओके, ये मिसिंग लाइन है, जैसे आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ये भी कई बार आपको मिलता है। सन एंगल से भी, पोजीशन से भी कई बार क्या होता है कि जो जहाँ पे आपको लेना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडो आ गया, आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा। तो ये सारी चीजें बहुत सारा इस पर डिपेंड करता है आपके इन चीजों पे। अब हम वापस आते हैं और यहाँ से रिमोट सेंसिंग एनालिसिस पे उतरते हैं। हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। यहाँ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और एक होता है अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में आप डिफाइन करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पिक्सेल्स, कौन से वैल्यू और कौन से पिक्सेल्स किस चीज को कैरी कर रहे हैं। क्लियर? क्या एक बार दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन में आप डिसाइड करते हैं, आप ये बताएंगे कि ये पिक्सल इस चीज का है, ये पिक्सल इस चीज का है, या ये पिक्सल इस थीम को कैरी करता है। क्लियर? और ये होता है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में वो सब कुछ कर देता है और उसके बाद आप उसको सेट करते हैं। क्लियर? कैसे? देखिए,